दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा में भागीदारी के सवाल लेख के ऊपर। इसके तहत हमने जाना कि पिछड़ी जातियों को ये एक्सेप्ट करने में लंबा अरसा लगा कि वे पिछड़ी हैं। यदि ये बात उन्होंने उस समय एक्सेप्ट कर ली होती जब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के कार्यक्रम चला रहे थे, तो आज प्रगति में सबसे ऊंचा ग्राफ जो है वो पिछड़ी जातियों का होता। इसके साथ ही हमने जाना कि शासन करने वाली जातियां शुरू से ही शिक्षा की इंपॉर्टेंस को समझती थी, इसलिए उन्होंने हर संभव कोशिश करी कि दलित और पिछड़ी जातियों की जो है भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में न हो सके। ये आज भी दलित पिछड़ों के खिलाफ उच्च शिक्षण संस्थानों में लामबंद रहती हैं। इसी चीज का नतीजा है जगह जगह होने वाले इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले लेख में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज के लेख का विषय है किन महिलाओं को चाहिए राजनीति में भागीदारी। एक बेहद संजीदा लेख है ये। अभी पिछली लोकसभा के अंत तक आते आते नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून जो है वो पारित हो गया था, उसको भी इस लेख के साथ जोड़कर हम देखेंगे। चलिए। सामंती प्रगतिशीलता ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का विरोध दकियानूसी विचार बन गया है और उसे आसानी से महिला विरोधी बता दिया जाता है। इसके बावजूद मैं महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में नहीं हूं। महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसकी मांग का जनक पुरुष वर्ग है। ये पुरुष वर्ग जो सामंती वर्ग है, संसद और विधानसभाओं में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। राजनीति में दलितों का आरक्षण जिस प्रकार दलित जातियों की समस्याएं दूर नहीं कर सका, उसी प्रकार महिलाओं का आरक्षण भी भारतीय महिलाओं की कोई समस्या हल नहीं कर सकता। आरक्षण के आधार पर राजनीति में जैसे कुछ दलित राजनेता मौज मस्ती कर रहे हैं, वैसे ही महिला आरक्षण भी कुछ महिलाओं की मौज मस्ती के सिवा कुछ नहीं होगा। पूरे विश्व में महिला को एक देह में परिवर्तित और प्रदर्शित करने की जो समान संस्कृति विकसित हो रही है, इसमें भी महिला भागीदारी का कोई संबंध जरूर होना चाहिए। और यह भी संयोग मात्र नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक 5 दिन का अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन भी दिल्ली में संपन्न हो गया। इधर पूरी पत्रकारिता महिला आरक्षण के पक्ष में रंगीन की जा रही है, तो राजनेताओं के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें विरोधाभास भी है और ये चिंता भी है कि विधेयक पारित नहीं हुआ तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा। मैं इन बयानों पर ही चर्चा करता हूं। राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में भी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, लेकिन कोट अनकोट लेकिन महिलाओं को जातिगत आधार पर बांटना गलत होगा। क्यों? क्या महिलाओं की जातियां नहीं होती हैं? यदि नहीं होती हैं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत ओबीसी महिलाओं को इससे अलग क्यों रखा गया है? जाति के आधार पर। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला सालों से राज्यसभा की उपसभापति हैं। कौन सा तीर मारा है उन्होंने राजनीति में आकर? उन जैसी सत्ता सुख भोगने वाली महिलाओं के लिए राज्यसभा में कुछ सीटें आरक्षित हो जाएं और जिंदगी चैन से कटे, बस इसलिए वह राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण चाहती हैं। मुझे याद नहीं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने स्त्री सवालों पर कभी कोई गंभीर चर्चा चलाई हो। बस किसी तरह सत्ता में रहना ही उनके संपूर्ण राजनीतिक जीवन का लक्ष्य रहा है। महिला अस्मिता के किसी प्रश्न पर इस्तीफा देकर राजनीति का बहिष्कार किया होता तो उनको अधिकार होता महिला आरक्षण का पक्ष लेने का, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेकर इस्तीफा दे दिया था। अन्य कारण भी उसमें जुड़े हुए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा। अब उन्होंने क्या कहा, इसको जरा ध्यान से सुनकर समझे जाने की जरूरत है। और यदि दलित पिछड़ी जाति वाली महिलाएं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बातों को मान लें तो क्या सवर्ण समाज इसे एक्सेप्ट करेगा? सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। हाल ही में मुझे कुछ महिला सांसद मिलने आई थी। मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ देवी की पूजा 2 रूपों में होती है, एक सौम्या के रूप में और दूसरी चंडी के रूप में। यदि आपको अधिकार नहीं दिया जाता तो आप चंडी का रूप दिखाएं। डॉक्टर शर्मा ने ऐसी सीख भारत की दलित पिछड़ी जातियों के लोगों को कभी नहीं दी कि यदि उन्हें अधिकार नहीं दिए जाएं तो वे हिंसक बन जाएं। क्या राष्ट्रपति के लिए अलोकतांत्रिक राय देना औचित्यपूर्ण है?
महिलाएं किन अधिकारों से वंचित हैं? क्या उन्हें राजनीति में आने का अधिकार नहीं है? क्या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या शिक्षित होने का अधिकार नहीं है? क्या अपना स्वतंत्र विकास करने का अधिकार नहीं है? यदि उन्हें समान रूप से सभी अधिकार प्राप्त हैं, तो उन्हें चंडी बनने की सीख किस लिए दी जा रही है? और ये सीख उन महिलाओं को दी जा रही है जो उच्च कुल में पैदा हुई और संपन्न घरानों में पूरी सुख सुविधा भोगते हुए जिनका लालन पालन होता है। वे शिक्षित भी हैं, उच्च पदों पर भी आसीन हैं, फिर किस टाइप के आरक्षण की वे बात कर रही हैं? संसद में महिला आरक्षण विधेयक की इसी सत्र में पेश न करने से चिंतित सांसदों में रेणुका चौधरी, मीणा वर्मा, मार्गरेट अल्वा, वैजयंती माला बाली और कमला सिन्हा हैं, जो नारी मुक्ति की एक भी योजना आज तक नहीं बना पाई हैं। पता नहीं कमल भारती जी ने क्यों इसमें सुषमा स्वराज और वृंदा कारत को भी छोड़ दिया है, इसे भी जोड़ लेना चाहिए था। राजनीति में निरंतर बढ़ रहे महिलाओं के यौन शोषण के विरुद्ध ही कोई धरना प्रदर्शन इन सांसदों ने किया होता। कांग्रेस की गिरिजा व्यास इसी सत्र में विधेयक लाने के लिए जोर दे रही हैं, पर कांग्रेस की हुकूमत में वे मौन क्यों रहीं? अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ही ये लोग पक्ष विपक्ष का निर्णय करते हैं, कौन सा मुद्दा उठाना है किस समय और कौन सा दबाना है। वे सरला मिश्रा की आत्महत्या के विरोध में दिग्विजय सिंह को हटाने के लिए जोर क्यों नहीं दे रही हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें चुनावी खर्च में महिलाओं की मदद अथवा ब्याज मुक्त ऋण के लिए राजनीतिक दलों और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा विशेष कोष की स्थापना, विश्व में महिलाओं को राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की डायरेक्टरी निर्देशिका तैयार करने, महिला संगठनों के बीच बेहतर तालमेल, महिला राजनीतिज्ञों और संचार माध्यमों के बीच व्यावहारिक समन्वय, चुनावी खर्च की सीमाबंदी तथा सरकार अथवा जनता द्वारा पार्टियों को महिला उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर धन उपलब्ध कराने जैसे सुझाव दिए गए हैं। क्या इस घोषणा पत्र में गांव देहातों में काम करने वाली दलित महिलाओं के लिए चिंतन नजर आता है? स्पष्ट है कि यह घोषणा पत्र जिन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, उनसे दलित महिलाओं का कोई संबंध नहीं है। ये संपन्न वर्ग की महिलाओं के सरकारों से जुड़ा घोषणा पत्र है। इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा बताते हैं, ये वही देवेगौड़ा हैं जिनके पोते के बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जो है वो आजकल लोगों के हाथ लग गई हैं, तो इन्हें चुपके से केंद्र सरकार ने जो है जर्मनी में पार्सल कर दिया है। इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा बताते हैं कि सच्ची आजादी और वास्तविक लोकतंत्र तभी हो सकता है जब महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर और अधिकार मिले। लेकिन ये बातें अपने पोते को नहीं सिखा सके, है ना कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। यानी राजनैतिक समानता में ही लोकतंत्र है। समाज में चाहे कितनी भी विषमताएं हों, जाति की कितनी भी गहरी खाइयां और अस्पृश्यता के कलंक हो, चाहे आर्थिक समानता न हो, गरीबी से तंग आकर महिलाएं आत्महत्या करती रहें या अपना जिस्म बेचकर पेट भरती रहें, भले ही सैकड़ों हजारों जातियां लोकतंत्र में भागीदारी से वंचित हों, जो भीख मांगकर, चिड़िया मारकर, भालू नचाकर, जादू दिखाकर जीवन यापन कर रही हूं। पर आजादी, सच्ची और लोकतंत्र वास्तविक तभी होगा जब राजनीति में स्त्री पुरुष को समान अवसर मिले, यानी माधवराव सिंधिया भी हो और राजमाता भी हो। बड़ा तीखा व्यंग किया है यहाँ पर कमल भारती जी ने। एक ही परिवार के दो दो सदस्य हैं और मौज लें। प्रधानमंत्री गदगद हैं। उस समय कितना बदलाव आ गया है तब से अब तक। पहले प्रधानमंत्री गदगद हुआ करते थे, आजकल किट-किट हुआ करते हैं। प्रधानमंत्री गदगद हैं कि भारत में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री तथ्य छिपा रहे हैं। हकीकत यह है कि पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिला सदस्य होने के बावजूद सत्ता पुरुषों के ही हाथों में है। पत्नी अगर पालिका की सदस्य है और सभासद या मेंबर साहब के नाम से पति महोदय जाने जाते हैं। क्षेत्र के सारे काम पति के हाथों में है, पत्नी केवल हस्ताक्षर करती हैं जहां उससे करने को कहा जाता है। इस बाबत आप पंचायत सीरीज देख सकते हैं, उसमें इसी मुद्दे को उठाया गया है, जिसे हम मुखिया पति भी कहते हैं। यही स्थिति पंचायतों में महिला प्रधानों की भी है। महिलाएं प्रधान जरूर बन गई हैं, पर असली प्रधानी उनके पति ही गांव में करते हैं। मजाल है कि उनकी मर्जी के बिना प्रधान पत्नी अपने अधिकार का उपयोग कर ले। पति अफसर है,
उसकी पत्नी प्रधान है और पति के साथ दूसरे जनपद में रहती है। अक्सर पति जब अवकाश में गांव जाते हैं तो प्रधानी का दायित्व भी पूरा कराते हैं। क्या नारी स्वाधीनता और मुक्ति के सवालों को हल किए बिना राजनीति में उसकी भागीदारी का कोई औचित्य है? कुछ का कहना है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी से निम्न मध्य वर्ग से महिलाएं आएंगी और सामंती शिकंजा टूटेगा। वर्तमान में जो महिलाएं राजनीति में हैं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में महिलाएं मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। भारत देश की प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं। मोहिनी गिरी हैं जो महिला आयोग की चेयरमैन हैं। उन्होंने कितना सामंती शिकंजा तोड़ा है। तो ये सभी जो हैं बुर्जुआ दलों की महिला नेत्री रही हैं, जिनका इरादा किसी भी तरह का शिकंजा तोड़ने का कभी नहीं रहा। इसमें से एक भी महिला सामंतवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद और महिला उत्पीड़न के खिलाफ रणचंडी के रूप में सामने आई। सच तो यह है कि सामंती समाज से ही महिलाएं राजनीति में प्रवेश करेंगी और इसमें एक खास बात यह है कि उन्होंने मायावती जी को भी इसमें जोड़ा है, इस सामंती सोच में। ये दीगर रहे। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाली संभ्रांत आधुनिकाएं ही संसद और राज्यों की विधानसभाओं में बैठेंगी। इनके सामने निम्न वर्गीय महिलाओं की हैसियत ही क्या होगी कि वे सामाजिक परिवर्तन का बिगुल बजा सकें। राजनीति में प्रतिनिधित्व दलों का होता है, जनता का नहीं। राजनेता जिस दल के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद या विधानसभाओं में पहुंचते हैं, वे वहां उन्हीं दलों की नीति का अनुसरण करते हैं, भले ही जनता का उससे अहित होता हो। ये तो आप आज भी देख रहे हैं किस तरह की महिलाएं जो है वो चुनकर संसद में आई हैं। जब स्मृति ईरानी थी तब रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे संस्थागत आत्महत्याएं हुई, बल्कि संस्थागत हत्याएं हुई कहना चाहिए। और अब ऐसी महिला सांसद हैं जिन्होंने 2014 से पहले पूरी शहीदी परंपरा का घनघोर अपमान किया है। राजनेता जिस दल के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद या विधानसभाओं में पहुंचते हैं, वे उन्हीं दलों की नीति का अनुसरण करते हैं, भले ही जनता का उससे अहित हो। क्या महिला सांसद या विधायक इससे विपरीत अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती हैं? क्या सुषमा स्वराज से आशा की जा सकती है कि वे भाजपा के खिलाफ जा पाएंगी? ये संसद में बैठी हुई राजमाताएं, बेगमें, शहजादियां और सामंतों की पत्नियां जो दलित पिछड़ी जातियों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझती, क्या महिला वर्ग की हमदर्द हैं? क्या ये सामाजिक परिवर्तन करना चाहेंगी? क्या महिला विधेयक इन सुपर या शाही महिलाओं को राजनीति में जाने से रोकने की व्यवस्था करता है? यदि नहीं, तो क्या 1/3 का महिला आरक्षण इन सामंती महिलाओं की ताकत को ही राजनीति नहीं बढ़ाएगा? मतलब गिने चुने परिवारों में ही तब भी सत्ता बनी रहेगी, जैसा कि माधवराव सिंधिया और राजमाता का एग्जाम्पल दिए। 7 महिला संगठनों ने महिला आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करने को कहा। इस प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला एसोसिएशन की प्रवक्ता वृंदा कारत, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की मनोरमा बरुआ, महिला विकास अध्ययन केंद्र की वाणी मजूमदार, संयुक्त महिला कार्यक्रम की ज्योत्सना चैटर्जी, महिला दक्षता समिति की विनय भारद्वाज, भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ की प्रमिला दौसा और YWCA की साधना गांगुली थीं। इनमें कोई भी ऐसी महिला है जो संपन्न और सामंत वर्ग से ताल्लुक न रखती हो? ये खाओ पियो और मौज करो समितियों की महिलाएं यदि सिर्फ महिलाओं में छुआछात मिटाने का एक सूत्री कार्यक्रम भी चलाती, तब भी इनकी कुछ उपलब्धि होती। इन सारी महिलाओं पर भारी है भंवरी देवी, जो निम्न वर्ग की है और जिसे सामाजिक सुधार का काम करने का दंड सामंतों ने दिया। तो भंवरी देवी के ऊपर एक फिल्म बनी थी बवंडर, जिसमें नंदिता दास और दीप्ति नवल स्टारर थी फिल्म, और बहुत तरीके से इसमें पूरे केस स्टडी को दिखाया गया था। अंत में भंवरी देवी कहती है कि मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, जो उन्हें पता नहीं मिला या नहीं। आप वो फिल्म देख सकते हैं, फिल्म का नाम है बवंडर। ये चैटर्जी, बैनर्जी, गांगुली, भारद्वाज जो ब्राह्मणवाद की तस्वीरें हैं, किस मकसद से राजनीति में भागीदारी मांग रही हैं? ये तो ऑलरेडी संरक्षित हैं। विधेयक पारित होने पर क्या यही सब चैटर्जी, बैनर्जी, गांगुली और भारद्वाज ही संसद में नहीं बैठेंगी?
तब ये किन महिलाओं के हित की बात करेंगी? ये महिलाओं की चिंता करेंगी या अपने उद्योगपतियों, सामंतों और दलीय हितों के लिए चिंतित होंगी? पॉइंट टू बी नोटेड। ये जब बैठेंगी तो इन्हें अपने नियर एंड डियर वंस का ही ख्याल आएगा। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है, इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। देश में कुल 4072 विधायकों में मात्र 175 महिलाएं हैं। देश में 27 विधानसभाओं में सर्वाधिक 425 विधायकों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र 18 महिला विधायक हैं। लोकसभा में 39 महिला सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में इनकी संख्या 18 है। रिपोर्ट बताती है कि सर्वाधिक महिला विधायक पश्चिम बंगाल में हैं, जिनकी संख्या 20 है। और मेरे ख्याल से मौजूदा लोकसभा में भी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो पश्चिम बंगाल से ही है महिलाओं का आज भी। इन 20 महिला विधायकों के बावजूद बंगाल में आदिवासी और दलित महिलाओं की कितनी दुर्दशा है। उनकी आवाज उठाने के लिए ये विधायक महिलाएं कितनी आगे आई। माना कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, पर जो है वह भी नकारा है। न उनकी कोई सोच है, न उनकी कोई राजनीतिक चेतना है। इसमें अधिकांश महिला सांसद या विधायक या तो राजनेताओं की पत्नियां हैं या अधिकारियों की पत्नियां हैं। लखनऊ में मायावती शासन में एक IAS अधिकारी काफी चर्चित हुए थे। सुनते हैं कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। बाद में मायावती ने ही उनको निलंबित किया। आज भाजपा से उनकी पत्नी विधायिका हैं। एक और IAS अधिकारी हैं, उनकी पत्नी कांग्रेस में विधायिका रही हैं। अफसरपति नौकरी में रहकर लूट रहा है, विधायिका पत्नी ने राजनीति में लाखों कमाए। महिला आरक्षण विधेयक में राजनीति में ऐसे ही महिलाओं की बाढ़ आ जाएगी। महिला आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है, पर जैसे आरक्षण ने चमचा राजनीतिज्ञों को पैदा किया है, वैसे ही महिलाओं में भी चमचा राजनेता ही पैदा होंगी। कितनी ही दलित महिला विधायकों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने समाज से ही अलगाव बना लिया है। क्या आज बहन जी से मिलना पॉसिबल है किसी के लिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सवाल यह है कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी क्यों चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि पुरुषों की जितनी भागीदारी है, महिलाओं को भी उतनी ही समता चाहिए? लोकतंत्र में यह सोच भी गलत नहीं है, पर मैं समझता हूं कि महिलाओं को इसलिए भागीदारी चाहिए कि वे महिलाओं की पीड़ा को ज्यादा अच्छे ढंग से अनुभव कर व्यक्त कर सकें। वे राजनीति को ज्यादा रचनात्मक बना सकती हैं और एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कहा जाता है एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो वो अकेला शिक्षित होता है, और एक महिला जब शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है। लेकिन उसके लिए उसको समझदार होना जरूरी है कि वो शिक्षा का भरपूर फायदा खुद भी उठा सके और अपने परिवार को भी दिलवा सके। उसी तरीके से महिला सांसदों को आरक्षण मिलना चाहिए, आगे आना चाहिए, लेकिन उनकी नीयत भी पाक साफ होनी चाहिए महिलाओं का भला करने के लिए। और उसमें सिर्फ सामंतशाही महिलाएं ही शामिल ना हो, दलित, पिछड़ी, आदिवासी महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन राजनीति का जो मौजूदा चरित्र है उसे सुधारे बिना महिला सांसद या विधायिका कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए राजनीति से पहले पर्याप्त सामाजिक कार्यक्रम चलाने की महिलाओं को जरूरत है। पर्याप्त समाज सुधार के बिना राजनीति में परिवर्तन संभव ही नहीं है। महिला और प्रगतिवाद के बीच वही संबंध है जो सांप और नेवले के बीच है। मैं देह संस्कृति तक सीमित आधुनिकाओं की बात नहीं करता। हालांकि प्रगतिवाद के जो मायने हैं उसमें ये आधुनिकाएं भी प्रगतिवादी नहीं है। इस देश में यदि कोई वर्ग सर्वाधिक रूढ़िवादी है, सर्वाधिक अंधविश्वास से भरा है और सर्वाधिक छुआछूत में विश्वास करता है, तो वह महिलाओं का ही वर्ग है। मैं अच्छे अच्छे कॉमरेडों को जानता हूं जिनकी पत्नियां आज भी दलितों को अपने घरों में बैठना और खाना खिलाना पिलाना पसंद नहीं करती। ये महिलाएं ही हैं जो कॉलोनियों में दलित जाति की महिलाओं के साथ कोई सामाजिक व्यवहार नहीं रखती। ये महिलाएं ही हैं जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड को जीवित रखे हुए हैं। ये महिलाएं ही हैं जिनके कारण देवदासी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी क्रूर प्रथाएं मौजूद हैं। ये कुंभ, अर्धकुंभ और माघ मेलों के पाखंड महिलाओं के कारण ही सुरक्षित है। और हाथरस वाली हाल फिलहाल की घटना में भी सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो महिलाओं की ही हुई हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा अंधविश्वास होती हैं सभी वर्ग समूहों में। महिला का अर्थ है प्रगतिवाद का इनकार, महिला का अर्थ है समानता से इनकार, महिला का अर्थ है परिवर्तन का इनकार।
क्या ये महिलाएं राजनीति में कुछ कर पाएंगी? जो अर्धांगिनी शब्द पर मुग्ध होती हैं, जो इसीलिए उच्च शिक्षा ग्रहण करती हूँ कि उच्च से उच्च अधिकारी या उद्योगपति से शादी कर बंगले में रहने का सुख भोग सकें, उस महिला से क्या ही अपेक्षा की जा सकती है कि वह क्रांति करेगी? तो खासा गुस्से में ये सारी बातें यथार्थ को रखा है कमल भारती जी ने। हाँ, यदि विधेयक में संशोधन हो तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अर्थपूर्ण हो सकती है। 2 संशोधन होने चाहिए। पहला यह कि महिलाएं किसी दल की सदस्य ना हो, उन्हें निर्दलीय आधार पर राजनीति में स्वीकार किया जाए। तभी वे महिला अस्मिता और मुक्ति के प्रश्न पर निर्द्वंद्व राय रख सकती हैं। दूसरा संशोधन यह होना चाहिए कि राजमाताएं, बेगमें, शहजादियां और सामंतों, राजनेताओं, उद्योग पत्नियों और अफसरों की पत्नियां आरक्षण की परिधि से बाहर हों, क्योंकि इसके रहते हुए राजनीति में सामंतवाद के शिकंजे को नहीं तोड़ा जा सकता। हालांकि इन 2 संशोधनों के बाद भी महिलाओं के लिए अपने रूढ़िवादी दायरे को तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन आगे चलकर ये काफी हद तक असंभव नहीं रहेगा। तो ये लेख लिखा गया था 15 मार्च 1997 को, और यहाँ पर कमल भारती जी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। जिस तरीके से पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सरकारें बोलती हैं कि इसमें क्रीमी लेयर लगाओ, उसी तरीके से महिला आरक्षण में भी ये क्रीमी लेयर होनी चाहिए। यही कमल भारती जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बात कितनी समझ में आई और आप इससे कितने सहमत हैं, असहमत हैं, तो भी उस असहमति का स्वागत है कमेंट सेक्शन में। मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से जरूर अवगत कराएं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले लेख के साथ, लेकिन इन एपिसोड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, धन्यवाद।